आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मिट्टी में से सल्फर का डिटर्मिनेशन किस तरह से किया जा सकता है। क्या मेथड है, क्या प्रिंसिपल है, क्या अलग-अलग रिएजेंट्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है, किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सभी चीजों को इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि टर्बिडिमेट्रिक मेथड क्या है, इससे जुड़ी क्या कॉन्सेप्ट, क्या बात आपको समझ में आनी चाहिए इस वर्ड से रिलेटेड, तो इसकी बात करेंगे। और साथ में एट लास्ट में आपको हीट सॉल्युबल सल्फर क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से उसे डिटरमाइन किया जाता है, आंकलन कैसे किया जाता है, इस बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं उसके अंदर हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, इस तरह के अलग अलग जो भी मेथड्स होते हैं, इनके डिटर्मिनेशन के सॉइल में जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में भी बात की है। अगर आपने इस वीडियो से पहले की वीडियोस ना देखी हो तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पिछले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी ऐसी कुछ बातें जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। क्या कि सल्फर जो है, आपको पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर से भी लिया जाता है ना, SO2 फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो मिट्टी में सल्फर और किस तरह से जाता है, मतलब प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर से भी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को अपटेक कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी समझ आना चाहिए कि जो अलग अलग हम देखते हैं क्रॉप के रेजिड्यू हैं उनसे भी, और मेन इनपुट्स जो हम देख रहे हैं वो क्या है, तो हमें बताया गया है एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, प्लांट रेजिड्यू, एनिमल मैन्योर, बायो सॉलिड्स, है ना। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अलग अलग क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। ये डायग्राम, ये फोटोग्राफ हमें ये समझा रही है कि ऑर्गेनिक सल्फर की फॉर्म्स बताई गई है कि सल्फर जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में भी है, जिसका मिनरलाइजेशन हो जाए, है ना, तो उससे वो सल्फेट फॉर्म में आ जाएगा। सबसे ज्यादा अपटेक की जाने वाली सल्फर की फॉर्म कौन सी है, आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे सल्फेट है, यानी SO4-2। ठीक है, इसका प्लांट अपटेक कर सकते हैं। साथ में एलिमेंटल सल्फर का मतलब ये हुआ जो सल्फर किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो सिंगल फॉर्म में है, तो ये एलिमेंटल सल्फर हो गया। उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वापस वो सल्फेट में बदल सकता है। ऑर्गेनिक सल्फर भी सल्फेट में बदल सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ अलग अलग फॉर्म्स जो है वो सल्फेट के फॉर्म में बदलते हुए पौधों के द्वारा अपटेक की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि इनपुट और लॉसेज क्या है सल्फर के सॉइल के अंदर। लेकिन फिर भी हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि टोटल सल्फर जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी है, इनऑर्गेनिक फॉर्म यानी सल्फेट जैसे अलग अलग इनऑर्गेनिक फॉर्म्स मिनरल्स मिनरलिक फॉर्म में हो सकता है। और साथ में एड्सॉर्ब्ड सल्फर, यानी हम कहेंगे अगर सॉइल कोलॉइड्स हैं तो उसके ऊपर सल्फेट आयंस क्या है, लगे हुए देखे जा सकते हैं, तो यानी वो हम कहेंगे एड्सॉर्ब्ड सल्फर की फॉर्म में भी हो सकता है। अवेलेबल सल्फर की फॉर्म, ऐसी फॉर्म जो पौधे को सीधा अवेलेबल हो जाएगी, जो पौधे के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, उसे अवेलेबल सल्फर कह सकते हैं, तो वो समझ में आना चाहिए। नॉन सल्फेट सल्फर यानी SO4-2 की फॉर्म में जो नहीं है, नॉन सल्फेट सल्फर भी होता है। रिड्यूस्ड सल्फर यानी सल्फाइड, रिड्यूस्ड के रूप में हम समझ सकते हैं S-2, है ना, तो रिड्यूस फॉर्म में से कहा जाता है सल्फाइड जो होता है। इस तरह से अलग अलग सल्फर की फॉर्म होती है और इन सभी को मिला के टोटल सल्फर कहा जाता है। टोटल सल्फर किस तरह से निकाला जाता है मिट्टी में, इसका एक अलग मेथड होता है जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अवेलेबल सल्फर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक PDF अवेलेबल कराता हूँ और उस PDF में सभी बातें दी गई हैं, तो आप चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा अभी मुद्दा मेन पॉपुलर मेथड जो लैब में काम में लिए जाते हैं, जैसे कि अवेलेबल सल्फर निकालना, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया टोटल सल्फर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये जो टोटल सल्फर है वो हम कहेंगे इन मिनरल सॉइल, यानी जनरली जो हमारी मिट्टी होती है उसमें लेस देन 2 मिलीग्राम पर केजी या ppm कह सकते हैं। तो 200 ppm से कम होता है सैंड सॉइल में, और सैंडी सॉइल जिसे हम कह सकते हैं। और जो फाइन टेक्सचर्ड सॉइल है यानी क्ले वगैरह सॉइल है, तो उसमें 600 से भी ज्यादा हो सकता है। क्या कारण है, क्या रीजन हो सकता है, तो भैया क्ले सॉइल के अंदर हम कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होता है, और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो हम ये समझ सकते हैं कि उसमें सल्फर का कंटेंट भी ज्यादा हो सकता है। आगे बात समझ, वैसे ही आगे बताया है कि द ऑर्गेनिक सॉइल में कंटेन एज मच एज 0.5% ऑफ सल्फर। ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, इसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, आपको मुझे लगता है याद होगा। याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना परसेंट कम से कम ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, तभी हम उसे, या ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, तभी उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर इतना बोलते हैं, इतना परसेंट से तो ज्यादा होना ही चाहिए, इससे कम होने पर उसे ऑर्गेनिक मिट्टी नहीं कहते। पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई थिंक आपको याद आया होगा। चलो खैर, हम देखते हैं मोस्ट सॉइल्स हाउएवर कंटेन 100 से 500 मिलीग्राम सल्फर पर केजी ऑफ सॉइल। ठीक है, ये रेंज भी याद रहे तो ठीक। और क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर अकाउंट फॉर मोर देन 95% ऑफ टोटल सल्फर इन द ह्यूमिड सॉइल। इन ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर जो सॉइल है उसके अंदर टोटल
सल्फर जो है उसका 95% हिस्सा, सबसे बड़ा प्रोपोर्शन कौन सा है? ऑर्गेनिक सॉइल का है। समझ में आई मैंने क्या बोला? जितना भी हमारे पास सल्फर है मिट्टी के अंदर, उसके अंदर 95% क्या है? ऑर्गेनिक फॉर्म में ही है। जैसे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन भी तो हमने यही बात की थी कि मेनली किस फॉर्म में होता है? ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, तो याद होना चाहिए। द अवेलेबल सल्फर इन मोस्ट ऑफ द सरफेस सॉइल कंटेन लेस देन 5% ऑफ द टोटल सल्फर। क्या कहा है? द अवेलेबल सल्फर इन द मोस्ट ऑफ द सरफेस सॉइल्स कंटेन लेस देन 5% ऑफ टोटल सल्फर। अवेलेबल कितना हुआ? मात्र 5% से भी कम अवेलेबल फॉर्म है। हमने कहा 95% ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, हम ये भी कह रहे हैं कि 5% से भी कम जो है अवेलेबल फॉर्म है। हमने हमेशा यही समझा है कि मिट्टी के अंदर जनरली एलिमेंट सारे अवेलेबल हैं, ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते, तो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होते हैं। इस बात को हमें समझ में आना चाहिए। द सॉइल सरफेस ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। अभी हमने पहले ह्यूमिड की बात करी है, तो सेमी एरिड एंड एरिड रीजन के बारे में बताया है कि वहां पे जो सल्फर है वो सल्फेट के सॉल्ट के फॉर्म में है ना, सल्फेट सॉल्ट के फॉर्म में, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबके सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह के अलग अलग सल्फेट के फॉर्म में होता है। सलाइन सॉइल की डेफिनेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो इस तरह से ही याद करते हैं कि भाई साहब अलग अलग तरह के सल्फेट और क्लोराइड जो है इस तरह के सलाइन सॉइल्स के अंदर देखे जाते हैं। तो इस आपको आपको ये बात समझ में आती है। आगे हम समझते हैं कि इन वेल इरिटेड सॉइल, जिसके अंदर मिट्टी के अंदर हवा अच्छी है ना, वेल इरिटेड है, तो उस कंडीशन के अंदर जहाँ पानी की अमाउंट एडिक्वेट है, फिल्ड कैपेसिटी वाली मिट्टी होगी मान लेते हैं, तो वहाँ हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सल्फर नॉर्मली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। यही तो मैं कह रहा था उस डायग्राम के टाइम, मेनली जो फॉर्म अवेलेबल है पौधे के लिए वो कौन सी है? सल्फेट की है। और अंडर एनारोबिक कंडीशन, जहाँ पानी बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में एनारोबिक कंडीशन हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ऑक्सीजन की कमी होने पर पौधे, या हम कह सकते हैं मिट्टी के अंदर वो सल्फाइड फॉर्म में होता है, यानी S-2 सल्फाइड फॉर्म, या एलिमेंटल सल्फर के फॉर्म में, नॉर्मल S के फॉर्म में हो सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है? सल्फाइड फॉर्म कब होती है? वाटर लॉक कंडीशन में। समरी क्या बनाई दिमाग में कि कहा कि आपने जनरली मिट्टी के अंदर सल्फेट फॉर्म में होता है, आपने कहा ड्राई कंडीशंस के अंदर सॉल्ट फॉर्म में है, सल्फेट के सॉल्ट्स हैं, और आपने कहा कि एनारोबिक कंडीशंस के अंदर किस फॉर्म में है? सल्फाइड के फॉर्म में। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अब क्या है? अब शुरू होता है हमारा लैब वर्क, यानी हम कह सकते हैं अगर आप कल को लैब में जाएंगे तो किस तरह से आप सल्फर का डिटर्मिनेशन करेंगे। आप कहेंगे आपने हमारे 5 से 6 मिनट खराब किए हैं, खराब नहीं किए हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने पीछे जानी ये भी इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक्स हैं, पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात प्रिंसिपल, इस मेथड का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा ये मेथड किस तरह से आगे बढ़ेगा? आगे इस तरह से बढ़ेगा कि हम कुछ मिट्टी का सैंपल लेंगे और उसमें एक ऐसा हम एक्सट्रैक्टेंट या ऐसा सॉल्यूशन डालेंगे जो सल्फर को क्या करेगा? अलग कर देगा, और हमारे पास फिर बाद में हमें एक लिक्विड बनाना है, यानी फिल्ट्रेट बनाना है, और उस फिल्ट्रेट को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाल देंगे। क्या? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल तो हमने पहले भी किया था। कब किया था? फॉस्फोरस के टाइम पे किया था। तो सेम उसी तरह से हम सल्फर का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, लेकिन क्या बातें हैं अलग, तो अभी इस बारे में बात करते हैं। तो एक्सट्रैक्टेंट क्या काम में लेते हैं? पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, द अवेलेबल सल्फर इन द सॉइल रेफर्स टू दैट सल्फर जो कि सॉल्युबल है, जो एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, जो इजीली एक्सट्रैक्टेबल है पौधे के लिए। ठीक है, एक बात समझ आती है कि ऐसा सल्फर जो पौधे ले सकते हैं उसी को तो क्या कहते हैं? अवेलेबल सल्फर कहते हैं। ठीक है, द एस्टिमेशन प्रोसीजर यूज्ड इंक्लूड एक्सट्रैक्शन विद वाटर, या तो आप पानी से एक्सट्रैक्ट कर लो, या एक्सट्रैक्शन विद वेरियस सॉल्ट्स एंड एसिड, या सॉल्ट्स एंड एसिड का इस्तेमाल करते हुए आप एक्सट्रैक्शन कर लो। ये लाइन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या क्या अलग अलग तरह के एक्सट्रैक्टेंट यूज कर सकते हैं। यानी आप पानी, एसिड, एसिडिक हम कह सकते हैं सोडियम एसिटेट, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट, ये इंपॉर्टेंट है, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट, MCP बोल दीजिए, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, डाइल्यूट हम कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में CaCl2 बहुत इंपॉर्टेंट, CaCl2 बहुत इंपॉर्टेंट है, CaCl2 एंड एसिड हम कह सकते हैं वही मोनोकैल्शियम फॉस्फेट ही बता दिया यहाँ पे वापस, चलो कैरे से हटा देंगे हम। तो काम की बात आपको याद रखनी है, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, और साथ में ये सोडियम एसिडेट का भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ मेथड्स के अंदर। ओके, तो ये बात आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए कि एक्सट्रैक्टेंट हम डालेंगे मिट्टी में और उसको मिट्टी को शेक करेंगे उस एक्सट्रैक्टेंट के साथ, तो उस एक्सट्रैक्टेंट के कारण हम देखेंगे जो सल्फर होगा वो निकल के तो हमारे लिक्विड में आ जाएगा, और उस लिक्विड की बाद में हम जांच कर लेंगे किससे? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। समझ आएगा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है, इस क्या सिद्धांत है, समझ आ गया ना? अब यहाँ आगे जब आगे पढ़ रहे होंगे तो वहाँ एक टर्बिडिटी का कॉन्सेप्ट आ रहेगा, आपको ये वर्ड समझ में आना चाहिए, इसका मतलब क्या है? टर्बिडिटी जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे को ये वर्ड ही समझ नहीं आया, क्या मतलब क्या है इसका? टर्बिडिमेट्रिक मेथड तो बाद में पढ़े, इसका मतलब तो समझ आए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई हाउ मच लाइट कैन पास थ्रू द वाटर,
मतलब कोई भी आपके पास लिक्विड है उसमें से लाइट कितना गुजर सकती है, ऐसे हम कहते हैं टर्बिडीमेट्रिक मेथड। मतलब लाइट हम देख सकते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा गुजर रही है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं ये लो टर्बिडिटी है। आप कहेंगे ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है बात, आपने कहा हाउ मच लाइट कैन पास थ्रू द वाटर, इस सी से रिलेटेड है टर्बिडीमेट्रिक, टर्बिडीमेट्री या टर्बिडिटी। लेकिन हाई टर्बिड तब बोलेंगे जब पानी से लाइट कम गुजर रही है ना। जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा मिट्टी वाला पानी मान लेते हैं, एकदम क्लीन वाटर है, तो उसे लो टर्बिडिटी का है, जैसे हाई टर्बिडिटी का है। तो ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपने जो एक्सट्रैक्टेंट निकाला, आप जो एक्सट्रैक्टेंट निकालेंगे है ना, आपने क्या किया, मिट्टी ली, मिट्टी में सॉल्यूशन डाला, उसको शेक किया, कुछ सल्फर आ गया आपके सॉल्यूशन में, आप ऐसा सॉल्यूशन आपको रेडी करना है जो आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लगाएंगे। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो कहता है कि भाई साहब कुछ पर्टिकुलर उसके अंदर या तो कलर होना चाहिए, कलर होगा तो मैं कलर की डेंसिटी, कलर का कंसंट्रेशन कलर के बिहाफ पे बता दूंगा कितना कंसंट्रेशन है, या फिर उस सॉल्यूशन के अंदर टर्बिडिटी होनी चाहिए। टर्बिडिटी का मतलब यह हुआ फजीनेस या धुंधलापन बोल दीजिए, कुछ पानी जैसा पारदर्शी नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा फजीनेस या जितना ज्यादा इस तरह का कुछ डिफरेंस देखा जाएगा उसके बिहाफ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बताएगा कि भाई कंसंट्रेशन कितना है। आई बात समझ में क्या है, टर्बिडिटी क्या है, टर्बिडिमेट्रिक मेथड का मतलब यही था। ठीक है, अब हम आ चुके हैं हमारे नए प्रोपोर्शन, या हम कह सकते हैं इस मेथड वापस लेबोरेटरी के अंदर वापस आ जाते हैं। लैब में जाकर आपको अगर ये मेथड करना है तो आप सबसे पहले ढूंढेंगे कैल्शियम क्लोराइड। क्या ढूंढेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। क्या 0.15 लिखा होगा उस पर, अरे नहीं, एक डब्बा ढूंढना है जिसके ऊपर लिखा होगा आपके पास कैल्शियम क्लोराइड, तो पाउडर आपको ढूंढना है। दूसरा आपके पास गम अकेशा सोल्यूशन बनाना है आपको, तो गम अकेशा को ढूंढिएगा। उसके बाद बेरियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी, तो उसे भी आपको ढूंढना है। क्यों डालते हैं हम गम अकेशा, क्यों डालते हैं बेरियम क्लोराइड, इस बारे में भी हम बात करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया आपको कि कैल्शियम क्लोराइड हो या हम मोनोकैल्शियम फॉस्फेट का हो, ये लोग जब जाएंगे मिट्टी में से तो ये धक्का दे के कहेंगे कि हमें लग जाने दे, मतलब ये लग जाएंगे सॉइल के अंदर और सॉइल रिलीज कर देगी सल्फर को। सल्फर को रिलीज कर देगी तो हमारे पास हमारा काम हो गया, जितना वो रिलीज करेगी हम उतना उसका आसानी से एस्टिमेशन कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब बात आती है कि ये रिएजेंट बनाने कैसे हैं। बनाने कैसे हैं कि नाम पे ये याद रखना है कि कैल्शियम क्लोराइड 0.15% ओनली कैसे बनाए। तो 0.15% बनाने के लिए 1.5 ग्राम, मात्र 1.5 ग्राम हमको क्या लेना है, कैल्शियम क्लोराइड लेना है। थोड़े सा अमाउंट ऑफ पानी में डालो, फिर मिक्स अच्छे से जब तक घुल जाए, घुल जाने के बाद 1 लीटर बना के रख दो उसे। गम अकेशिया सॉल्यूशन 0.5% बनाने के लिए 2.5% गम अकेशिया लेना है, 2.5 ग्राम गम अकेशिया लेना है और उसको 1 लीटर में मिलाना है। अच्छे से उसको थोड़ी देर तक बॉईल करना है, अच्छे से वो मिक्स हो जाए उसके अंदर, यही हमारा टारगेट है, और 1 लीटर तक बना के रख लेना है। तीसरी चीज बेरियम क्लोराइड, इसके क्रिस्टल काम मिलेंगे, इसका कोई सोल्यूशन हमें नहीं बनाना, इसका कोई सॉल्यूशन हमें नहीं बनाना, ये हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर काम में लेना होगा। और लास्ट में एक वाटमैन 42 की जरूरत पड़ेगी। ये कोई रिएजेंट नहीं है, आप कहेंगे ये तो कोई रिएजेंट थोड़ी है, हाँ मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी, वाटमैन 42 की हमें जरूरत पड़ेगी, तो याद रखें वाटमैन 42 ही तो हमने कहाँ काम में लिया था, फॉस्फोरस के टाइम पे काम में लिया था। हाँ, तो वैसे ही हम काम में ले रहे हैं। तो मिट्टी लेनी है कितनी, प्रोसीजर मैं आपको इस डायग्राम के सहारे बताता हूँ हमेशा हर वीडियो के अंदर, ताकि मुझे लगता है इससे ज्यादा समझ में आती है। लाइनें लिखी हुई होती हैं तो उसको पढ़ के समझना लंबा प्रोसेस होता है, हमारा दिमाग इमेजेस में ज्यादा समझता है चीजों को, तो इसलिए हम इस तरह से समझने की कोशिश करें कि मिट्टी लेनी है हमें 10 ग्राम, मिट्टी लेनी है हमें 10 ग्राम, उसको डालना है एक 100 ml के कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। एकमात्र आपको ऐसा मेथड बताया मैंने जिसके अंदर हमें 500 ml की जरूरत पड़ती है। एकमात्र तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब जनरली यूज हो जाने वाला ऐसा मेथड, जैसे कि हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक कार्बन वाला वॉकले एंड ब्लैक मेथड, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, वहां हमने 500 ml का फ्लास्क लिया था। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, अब हमें 100 ml में ही काम चल जाएगा। तो 100 ml का हमें एक फ्लास्क लेना है, उसके अंदर 10 ग्राम मिट्टी डाली, 50 ml एक्सट्रैक्टिंग सोल्यूशन डाला। कितना, 50 ml, 10 पे 50 मतलब 5 गुना ज्यादा हमने एक्सट्रैक्टिंग सोल्यूशन डाला। 30 मिनट, आधे घंटे के लिए हमने मैकेनिकल शेकर पे रखा, उसे अच्छे से वो शेक करेगा। तो शेक करने से क्या होगा, सल्फर बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन में, और जो हमारा सॉल्यूशन में कैल्शियम वगैरह थे ये लोग कहाँ हो जाएंगे, डिस्प्लेस कर देंगे सल्फर को। ठीक है, फिर बाद में जो हमारे को लिक्विड मिलेगा उसको वाटमैन 42 से हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे। मतलब एक तरह की फनल लगाई, इस तरह का कोई बीकर वगैरह लिया हमने, उसमें या फ्लास्क लिया, उसके ऊपर हमने ये लगा, ये फनल लगाई, फनल लगाने के ऊपर यहाँ पे पेपर लगा दिया, वाटरमैन 42 लगाया, और उसके ऊपर से हमारा सोल्यूशन डाला जो हम शेक करके लाए थे, आधे घंटे तक शेक करके लाए थे। तो उसको डालने से जो फिल्ट्रेट मिलेगा, उस फिल्ट्रेट को मात्र 10 ml लेना है। कितना, सिर्फ 10 ml, है ना। फिल्ट्रेट हम ज्यादा बनाते हैं जितना ज्यादा हो सके, भाई एक फेल हो गया, आगे रीडिंग ढंग से नहीं आई तो फिर वापस और ले सकते हैं। तो एक बार के लिए हमने सिर्फ 10 ml लेना है। 10 ml को डालना किसमें है, इस 25 ml के कॉनिकल सॉरी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में रखना है। 25 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, आप कहेंगे लेट से यहाँ तक भर गया है ना, यहाँ तक ये 10 ml आ गया, तो उसमें बेरियम क्लोराइड भी डालना है, गम अकेशिया भी डालना है। बेरियम क्लोराइड एक चुटकी भर डालना है, ऐसा समझ लीजिए, और गम अकेशिया भी बहुत कम अमाउंट में ही डालना होता है।
तो वो डालने के बाद फिर हम इसे डिस्टिल वाटर डालकर 25 ml तक कर लेंगे। कितना कर लेंगे? फाइनल वॉल्यूम कितना बनाएंगे? 25 ml का बना लेंगे। आगे बात समझ में? ये सारा प्रोसेस समझ आ गया? क्या किया? मिट्टी ली, उसके अंदर हमने CaCl2 डाला, अच्छे से उसको शेक किया, शेक करने के बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में रखाया। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर हमने अच्छे से शेक किया और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर 10 ml फिल्ट्रेट डाला और उसके अंदर BaCl2 बेरियम क्लोराइड और गीगा मैग्नीशिया को भी डाला है। उसके बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम क्यूवेट में डालेंगे, है ना? क्यूवेट का मतलब समझते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पास जब जाएंगे आप, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। क्यूवेट की जरूरत होती है हमें। क्यूवेट मतलब इसके अंदर एक छोटी सी कांच की बॉटल सी होती है, छोटी सी बॉटल, उसके अंदर हम डालते हैं हमारा सैंपल और वो डालने के बाद उसे इसके अंदर फिट करते हैं। फिट करने के बाद मशीन चालू होती है, तो चालू करते हैं तो हम पता चलता है कि अलग अलग हमें नैनोमीटर पे से सेट करना होता है। सल्फर के लिए 420 नैनोमीटर है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सल्फर के लिए कितना है? 420। क्या याद है आपको? फॉस्फोरस के लिए कितना था? 600 समथिंग था, 660 था आई थिंक। तो आप, मैं गलत बोल रहा हूँ तो करेक्ट करके मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन सल्फर के लिए कितना था ये पर्टिकुलर वेवलेंथ, मुझे बताइएगा कमेंट में। तो आपने क्या किया? सल्फर में डाला, उसके बाद सल्फर वाला मतलब सैंपल रखा और सैंपल रखने के बाद हमें क्या करना है? उसकी रीडिंग्स लेनी है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। लेकिन ये सारा प्रोसेस करने से पहले जब भी कोई हम इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम पहले क्या करें? कैलिब्रेशन या हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में स्टैंडर्ड कर्व बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? स्टैंडर्ड कर्व बनाने पड़ते हैं। तो प्रोसीजर का मतलब समझ आया? अभी स्टैंडर्ड कर्व के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्रोसीजर क्या था समझ आया? शब्दों में मैंने लिख के दिया है। 10 ग्राम मिट्टी लेनी है, 50 ml एक्सट्रैक्टिंग सोल्यूशन डालना है, फिल्ट्रेट से फिल्टर करना है, 25 ml के अंदर 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 10 ml फिल्ट्रेट लेना है, बेरियम क्लोराइड मात्र 1 ग्राम डालना है, मतलब एक चुटकी डाल दो, है ना? और 1 ml ही मात्र गमेकेशन सॉल्यूशन डाल दिया, वॉल्यूम मेकअप कर दिया 25 ml तक, और उसके बाद उस सैंपल को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रीडिंग लेनी है। लेकिन आपने ये बात नहीं समझाई अभी तक हमें कि स्टैंडर्ड कर्व क्या है, स्टैंडर्ड कर्व क्यों बनाने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड कर्व मतलब ये होता है कि आप पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाओ। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी पता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, बार बार कहता हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं इवन खुद जाके उस वीडियो को जरूर देखूंगा एग्जाम से पहले। क्यों? क्योंकि मैं ताकि रिवाइज कर सकूँ कि भाई कोई कॉन्सेप्ट गायब ना हो जाए। वहाँ हमने इंडिकेटर्स की बात की है, वहाँ हमने मोलैरिटी की बात करी है, हमने वहाँ पे कई सारे बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात की है। तो आप भी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मैं वहाँ आपको बता के आया था स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सेकेंडरी, उसके बारे में बात की थी। लेकिन वैसे ही हम कह रहे हैं, अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमें पता है कि कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की पता है, तो उसके साथ हम जैसे पहले 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह के अलग अलग हमने सैंपल्स बनाए कंसंट्रेशन के, और उसके बाद हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे उसके एब्जॉर्बेंस देखी। तो उसके अलग अलग एब्जॉर्बेंस देखते हुए एक हमें ग्राफ बनाना होता है, और जो कि लगभग सीधी लाइन बनता है, लगभग बने और थोड़ा सा ऐसे भी चल जाएगा, तो मतलब कुल मिला के इस तरह का लगभग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। क्या जरूरत है हमें इस स्टैंडर्ड कर्व की, क्यों बनाया हमने? अच्छा, स्टैंडर्ड कर्व में आप कहेंगे कि ये फिक्स कंसंट्रेशन वाले बनाने कैसे हैं? तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है? 0.5434 ग्राम ऑफ K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट डालना है 1 लीटर के अंदर, और उसके बाद आपको 100 ppm सल्फर का सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? 100 ppm का। अब उसे डाइल्यूट करते हुए 0, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 40 इस तरह के अलग अलग कंसंट्रेशन के आपको क्या बनाने हैं? अलग अलग कंसंट्रेशन के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आपको ये चीजें रखनी है। अगर ये बात समझ नहीं आ रही है आपको कि ये क्या बोल रहे हो, ये 2, 5, 10 अलग अलग तरह के क्या बना रहे हो, अलग अलग बॉटल्स में ये सैंपल्स क्यों बना रहे हो, स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस आपको मेरा बोला हुआ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरा ही एक वीडियो आप और देख सकते हैं जिसमें हमने फॉस्फोरस के टाइम पे या पोटेशियम के टाइम पे इस तरह का मैंने आपको वहाँ 4 बॉटल की फोटो रखाते हुए वो चीज़ वहाँ और अच्छे से समझाने की कोशिश की। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पिछले वीडियो देखे हैं, तो आप उसी कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं, तो इस उम्मीद से मैं आपको फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाता है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की चीज़ों को आपने यहाँ प्लॉट करना है, उसके एब्जॉर्बेंस को देखते हुए एक ग्राफ प्लॉट करना है। ये जब ग्राफ मिल जाता है, तब हमारे सैंपल को हम रखेंगे। ये ग्राफ बन गया, उसके बाद हम क्या करते हैं बात करिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम अपना सॉइल वाला सैंपल जो एक्सट्रैक्ट करके लाए थे उसे रखते हैं। ये जो सॉइल सैंपल हम रख के आते हैं, लेट से उसके एब्जॉर्बेंस जो है 1 आई, है ना? जो हमने सॉइल का सैंपल रखा, एब्जॉर्बेंस 1 आई, तो उसको 1 को यहाँ टारगेट किया हमने, अच्छा यहाँ आया,
1 को टारगेट किया, ग्राफ पे यहाँ आया, और उसका नीचे की तरफ गए तो कंसंट्रेशन यहाँ है। तो अब आपको बात समझ आई कि ये स्टैंडर्ड कर्व का काम क्या है। स्टैंडर्ड कर्व का काम ये है कि आप जो भी एब्जॉर्बेंस निकाल रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, वो एब्जॉर्बेंस, वो तो हमारा सॉफ्टवेयर भी बताता है, मतलब वो सॉफ्टवेयर में क्या फंक्शनिंग होगी वो मुझे लगता है आप समझ रहे हैं, कि अगर हमें एब्जॉर्बेंस की वहां पता चल रही है किसमें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, वो एब्जॉर्बेंस के अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। समझ आई बात आपको क्या बोल रहा हूँ। एब्जॉर्बेंस हमें दिखाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, एब्जॉर्बेंस दिखती है उसके अंदर, यहाँ हम जो देखेंगे ना इसके रीडिंग के अंदर एब्जॉर्बेंस दिखती है। तो उस ओपेसिटी इस तरह का वर्ड भी होता है आई थिंक उसमें, तो उसके पता चलने से हम क्या पता कर सकते हैं, कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। और जब हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाती है, यानी रीडिंग आ जाती है, तो उस रीडिंग के बिहाफ पे हमें आगे कैलकुलेशंस करनी है। अभी मैं 1 मिनट में उसके बारे में भी बात करूंगा। अभी आप थोड़ा सा इस बारे में फोकस करिए कि बेरियम क्लोराइड क्यों डाला और गम अकेशियम क्यों डाला, है ना, वाई वी यूज बेरियम क्लोराइड इन दिस प्रोसेस। तो बेरियम क्लोराइड कहता है कि मैं जो है सॉल्यूशन के अंदर जो क्लोराइड्स हैं उसको डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट बना सकता हूँ। बिल्कुल, बेरियम क्लोराइड जो है वो बेरियम सल्फेट के फॉर्म में एक प्रेसिपिटेट बना सकता है। ये प्रेसिपिटेट बनने से क्या होगा, द प्रेसिपिटेटेड बेरियम सल्फेट कॉजेज द टर्बिडिटी, और यही वास्तव में टर्बिडिटी कॉज करता है। मतलब उसके अंदर फजीनेस, या हम कहेंगे सॉल्यूशन के अंदर पानी जैसा नहीं रहेगा। अब ये सॉल्यूशन, आम भाषा में कहूँ तो पानी जैसा नहीं रहेगा ये सॉल्यूशन, यानी कुछ अलग हो जाएगा ये सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को फिर बाद में हमें क्या करना है, क्लाउडीनेस आ जाएगी उसके अंदर। उसके बाद हम उसकी क्या कर लेंगे, रीडिंग देख लेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। तो मतलब ये समझाया आपको कि जितनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी उतनी ज्यादा हमें सल्फेट की कंसंट्रेशन मिलेगी। आगे बात समझ में, तो गम एकेशिया क्यों डाला। गम एकेशिया नाम से समझ आता है, गम है तो फिर कुछ कोलाइडल स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइजेशन करता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड है। ऐसा कोलॉइड है जो स्टेबलाइज करता है उस सॉल्यूशन को। आपने बेरियम क्लोराइड डाला, वो स्टेबल होकर वापस नीचे ही बैठ गया, मतलब उसके अंदर फजीनेस आई नहीं सॉल्यूशन में। नहीं, हम चाहते हैं कि फजीनेस आए, और जैसा बना के रखा है कुछ देर तक तो वो वैसा ही रहे। तो वैसा ही रहे तो उसके हिसाब से हम स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं, जो कि क्या हो सकता है, गम एकेशिया हो सकता है। आगे बात समझे। अब आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कुछ नहीं है भैया, आपने जो भी स्टैंडर्ड कर्व से रीडिंग निकाल के लाए हो, है ना, मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आपको जो रीडिंग मिल रही है, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टेंट। कितना एक्सट्रैक्टेंट लिया था आपने, 50 ml, अपॉन सॉइल कितनी दी थी, 10 ग्राम, 50/10 गुणा वॉल्यूम ऑफ, फाइनल वॉल्यूम कितना कर लिया था, वॉल्यूमेट्रिक क्लास में कितना करा था हमने, 25 ml, बट हम एलिक्वेट कितना निकाला था, 10 ml, है ना। इस सबको वैल्यूज जैसा हमने अगर प्रोसेस बोला वैसा ही अगर किया है तो करने से आई थिंक 12.5 आएगा इसको सॉल्व करने में। तो 12.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रीडिंग से, और रीडिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह से हमें मिल जाएगा अवेलेबल सल्फर, जो कि मिलीग्राम पर केजी यानी पीपीएम के फॉर्म में होगा। कैसे निकाला, रीडिंग को मल्टीप्लिकेशन किया है डाइल्यूशन फैक्टर्स के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये केजी पर हेक्टेयर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2.24 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, है ना। अब देखते हैं कि सॉइल टेस्टिंग की रेटिंग्स क्या होती हैं, ये याद रखना जरूरी है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, एएसआरबी नेट या अलग अलग एग्जाम अगर देंगे तो वहां ये पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल लिमिट क्या है सल्फर की। 10 ppm से कम होगा तो डेफिशिएंट है, 10 से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे, अच्छा ये स्पेसिफाई करते हैं 0.15% CaCl2 एक्सट्रैक्टेबल सल्फर जो है 10% से कम है तो डेफिशिएंट है, 10% से ज्यादा है तो वो सफिशिएंट है। आगे बढ़े, आगे बढ़ने में हम कहते हैं कि सॉइल टेस्ट रेटिंग इन सॉइल 0.15% CaCl2 एक्सट्रैक्टेबल सल्फर, वेरी लो, लो और मीडियम, इस तरह से हमें बताया जाता है। वेरी लो कब कहेंगे, जब 5 ppm से भी कम हो। लो कब कहेंगे, जब 10 ppm हो, 5 से 10 के बीच में हो। मीडियम कब कहेंगे, जब 10 से 15 हो। और हाई कब कहेंगे, जब 15 से 20 के बीच में हो। तो ये रेंज क्या है, मोटा मोटी रेंज क्या याद रखें, 10 से 20 याद रखें। 10 से बीच में, 20 में मीडियम है, 10 से कम लो है, 20 से ज्यादा हाई है। तो इस कंडीशन में आपको बताया जाता है कि सल्फेट अवेलेबल फॉर्म है ना। आपने जो शुरुआत में 150-200 वाली रेंज बोली थी ना, वो टोटल सल्फर की थी। अभी हम अवेलेबल सल्फर की बात कर रहे हैं, जो कम होता है, तो 10 से 20 ppm की रेंज में होता है तो चलेगा। एक नोट पॉइंट और बता दिया है कि भाई कल को क्या पता यहाँ से सवाल आ जाए कि सल्फर अवेलेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। पहले तो दिया किसने था, डोनाहोए, पता नहीं कौन सी दुनिया के हैं ये, मतलब कौन से देश के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन डोनाहोए याद रख लो, जैसा भी आप बोल सके। तो डोनाहोए 1977 में सल्फर अवेलेबिलिटी इंडेक्स दिया था इन्होंने, FAI, जो कि 0.2 की फॉर्म में बताया गया है। लो कब बोलते हैं, जब 6 यूनिट से कम हो। मीडियम कब बोलते हैं, जब 6 से 9 हो। 9 से ज्यादा हो तो हाई बोलते हैं।
क्या कोई पूछता है? क्या कभी कोई पूछा गया है? मुझे नहीं लगता, शायद नहीं पूछा गया है। लेकिन कल को कोई पूछ ही ले, हमारी किस्मत ठीक ना हो तो पूछ ले, तब हमें याद रखना है 6 से 9 की रेंज है यहाँ पे। 6 से कम पे लो SAI, 6 से 9 के बीच में मीडियम SAI, 9 से ज़्यादा की फॉर्म में हाई SAI होगा। डन है। आगे हम देख रहे हैं टर्बिडिमेट्रिक मेथड, जो कि चेस्निन एंड येन ने दिया है। तो इस मेथड में भी मेनली तो आपको यही बताया गया है कि बेरियम क्लोराइड आप डालोगे मिट्टी के अंदर तो आप क्या कर सकते हैं, टर्बिडिमेट्री, मतलब समझ गए, फजीनेस जो देखी थी हमने सॉल्यूशन की, वो कर सकते हैं और उससे आप, सेम प्रोसेस है वही, है ना। तो चेस्निन एंड येन के नाम पे इन्होंने ये, मेरे ख्याल से इन्होंने ये गम्स और हम देख सकते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट वगैरह के बारे में बताया था, तो इस बिहाफ पे चेस्निन एंड येन का मेथड ज़्यादा फेमस है, इस नाम से बोला जाता है टर्बिडिमेट्रिक मेथड को। कॉन्सेप्ट मुझे लगता है सेम ही। एक लाइन यहाँ लिखी है कि फॉर मेजरिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फेट विच अकर्स इन मैनी सॉइल, कई सॉइल के अंदर सल्फेट बहुत कम होता है। तो मैंने इसके बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे ये भी समझ आया कि कभी कभी हम मिट्टी के अंदर बाहर से भी क्या डालते हैं, सल्फेट डालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई मिट्टी के अंदर सल्फेट कम है। मान लेते हैं किसी एरिया की मिट्टी, हमें पता है कि भैया यहाँ पे सल्फेट बहुत कम होता है, तो हम कुछ अमाउंट बाहर से ही हमारे एक्सट्रैक्टेंट के अंदर सल्फेट के फॉर्म में रख देंगे, लेकिन जो रीडिंग्स आएंगी उसमें से जो हमने डाला था उसे हटा देंगे। समझ गए कि इतना कम था कि रीडिंग आ ही नहीं रही है, तो इसलिए बेहतर है कि आप बाहर से कुछ अमाउंट डाल, बाहर से कुछ डालते हो तो रीडिंग्स जब आ जाए तो उस बाहर वाले को माइनस कर दो। ये भी कॉन्सेप्ट होता है भाई, इस तरह की चीजें भी की जाती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। लास्टली एक बात और करना चाहूंगा कि हीट सॉल्युबल सल्फर क्या होती है। मतलब सॉइल में ऐसा सल्फर भी है जो जनरली तो पौधे अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जब हीट, मतलब गर्म पानी मिल जाए, हीटिंग हो, मतलब हीटिंग, ड्राइंग, वेटिंग, इस तरह की चीजें जब हो, तब उससे जो सल्फर अवेलेबल हो जाए तो उसे हम हीट सॉल्युबल सल्फर कह सकते हैं। यानी दिस मेथड, अच्छा ये दिया किसने था, विलियम स्टीनबर्ग ने दिया था। ये मेथड मैंने अपने लैब में, मतलब हमारे सॉइल साइंस के लैब में किया भी था। तो उसमें क्या होता है कि देखो आपको मिट्टी होगी, उस मिट्टी को आपने किस में लेना है, पेट्री, सॉरी, चाइना डिश क्या बोलना चाहिए इसे, स्पेसिफिकली नाम होता है इसका, हाँ सिलिका बेसिन। सिलिका बेसिन में इस मिट्टी को एक सैंपल लेना है 10 ग्राम, उसके अंदर पानी डालना है, सेचुरेट करना है उसे। सेचुरेट करने के बाद उसे वाटर बाथ पे रखना होता है, ये वाटर बाथ होता है। इसको मान लीजिए हटा दिया हमने, फ्लास्क को हटा दिया, ये मैंने अपनी क्या रख दी, सिलिका बेसिन रखी, और इसे सूखने के लिए रख देंगे। तो इस वाटर बाथ से क्या निकलती है, भाप निकलती है, और इस भाप से ये हम देखिए हीट से ये क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होता जाता है और मिट्टी सूख जाती है। सूखी हुई मिट्टी को फिर बाद में हम और ओवन ड्राई करते हैं 60 मिनट के लिए 102 डिग्री सेल्सियस पे, और जो हमारे पास आता है मिट्टी आती है, उसको हम NaCl के साथ 33 ml ऑफ NaCl के साथ हम क्या करते हैं, मतलब डिस्पर्जिंग एजेंट डालते हैं सोडियम एक तरह से, वो मिट्टी को डिस्पर्स भी करेगा, और फिर बाद में हम देख सकते हैं जो सल्फर है वो बाहर निकल के आएगा। उसकी जांच फिर से हम वापस वही मेथड लगाएंगे, यानी टर्बिडिमेट्रिक मेथड, या हम कह सकते हैं जो हम पहले पढ़ के आए मेथड, यानी वही सॉल्यूशंस के अंदर बेरियम क्लोराइड, गम अकेशा डाला, है ना। पहले तो वही मिट्टी है, उसका फिल्ट्रेट लिया, उसके अंदर सभी चीज़ें डाली, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रीडिंग ले ली, और ये सब चीज़ें होती हैं। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हद तक हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ आई होंगी चीज़ें किस तरह से लैब में सल्फर का डिटर्मिनेशन किया जाता है। अगेन कहूँगा कई सारी चीज़ें होती हैं, टोटल सल्फर भी होता है, नॉन सल्फेट फॉर्म, और बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड हैं। अगर आप और अलग तरह के मेथड्स पढ़ना चाहते हैं आपकी लैब या रिसर्च वर्क के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई PDF पढ़ सकते हैं, एंड आई रियली होप दैट PDF और दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर लाइफ, और जो भी आप जिस भी पर्पज से आपने वीडियो देखा है उसके लिए। तो प्लीज लेट मी नो, आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, आपका कोई फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।